हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका जो मेरा चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीला में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने जो कल हम लोगों का शीर्षक चल रहा था, जो भी शीर्षक था हम लोगों का अनुसंधान प्ररचना का, उसका ही हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर आज फिर से कर रहे हैं। उसके आगे का तो कल हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके आगे का आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगला इसमें है मूलभूत अनुसंधान। सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य जब किसी समस्या का समाधान ढूंढना होता है, मतलब उसका किसी समस्या का समाधान ढूंढना ही नहीं होता है, बल्कि घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारणों के संबंध को समझकर विशेष संबंधित वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना होता है। तब इसे मूलभूत अथवा विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर केवल समाधान ही नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि जो कोई समस्या है उसके कारण कारण क्या रहे हैं उसके संबंध में भी यहाँ पर हम चीज़ों को ढूंढते हैं। उसे विषय से संबंधित जो कार्य कारण है उसको भी ढूंढ के हम वर्तमान ज्ञान का जो विस्तार है उसको करते हैं। यहाँ पर मूलभूत अनुसंधान जो होता है किसी पुराने जो सिद्धांत होता है उसका सत्यापन करना होता है अथवा ज्ञान के संचय के द्वारा किसी नए सिद्धांत को प्रस्तुत करना होता है। यानी जो कि पुराना सिद्धांत है उसमें कोई पुराना सिद्धांत हो सकता है, उसमें आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या नई चीज़ें लागू हुई हैं, उसके आधार पर यहाँ नई चीज़ें नया ज्ञान प्रस्तुत करना होता है। अथवा या फिर ऐसी चीज़ों का जो पुराने सिद्धांत हैं उनको या तो फिर सत्यापन करना होता है कि वो कहाँ तक सही हैं। पीवी यंग ने इसी बारे में कहा है कि मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान उसे कहा जाता है जिससे ज्ञान का संचय अथवा नवीन ज्ञान का सृजन होता है। मूलभूत जो अनुसंधान होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, सैद्धांतिक होती है। उनकी प्रकृति सैद्धांतिक होती है और ऐसा अनुसंधान सैद्धांतिक मान्यताओं को लेकर आरंभ किया जाता है। यानी कि इसमें जो पहले की जो सिद्धांत बने हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों को इसमें या तो उसके आधार पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है या फिर उसमें क्या चेंजेस आए हैं यानी कि सत्यापन किया जाता है तथा अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को किसी भी सिद्धांत के रूप में दिया जाता है। यानी कि इससे सिद्धांत तो बनता ही है और एक और नया सिद्धांत का भी जो आविष्कार है, ये कह लीजिए एक नए सिद्धांत को भी स्थापित यहाँ पर किया जाता है। जो मूलभूत अनुसंधान होती है इसकी प्रकृति क्या होती है, मैक्रो होती है, बृहद स्तरीय होती है। क्योंकि सिद्धांत बनाया जाता है ना, तो सिद्धांत के क्या कैसे बनेगा, जब सामान्यीकरण होगा। तो जब सामान्यीकरण होगा तो जो अनुसंधान की प्रकृति क्या होगी, बृहद स्तरीय होगी, यानी कि बहुत बड़े दायरे में ये आती है। अगला है आपका व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान एक अनुसंधानकर्ता जब स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर किसी समस्या का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह व्यवहारिक समाधान खोज सके, तब ऐसे अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। ऐसे अनुसंधान का उद्देश्य केवल किसी समस्या का समाधान ढूंढना ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन अथवा न्याय जैसे किसी पक्ष से संबंधित एक व्यवहारिक योजना को प्रस्तुत करना होता है। यानी कि इस क्षेत्रों से जो संबंधित समस्याएं हैं, अगर इस संबंधित समस्याएं उभरती हैं तो उनका तत्काल रूप से क्या आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ हमारे समाज में कोविड-19 आया तो इसका एक जो है ना खोज निकाला गया कि इसके लिए वैक्सीन होनी चाहिए, ताकि जो है ना इसे जो आम लोग हैं उनको जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनको राहत दिलाई जा सके। तो इस तरह से कि वैक्सीन मतलब निर्मित की गई है। तो इसी तरह से इन सभी क्षेत्रों संबंधित कोई भी जो समस्या होती है उससे संबंधित केवल ज्ञान का सृजन करने नहीं होता है, बल्कि ऐसे समाधान को ढूंढना होता है जो तत्कालिक रूप से फौरन उसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके और समस्या का समाधान किया जा सके। इसी के संबंध में पीवी यंग बोलते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान का तात्पर्य ज्ञान के उस संचय से है जिसे मानवता की भलाई अथवा कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ये कल्याणकारी योजना होती है, ये कल्याणकारी योजना से संबंधित होती है जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों की भलाई करना और मानवता का पाठ पढ़ाना। व्यवहारिक जो अनुसंधान होता है उसके दो रूप पाए जाते हैं।
पहला है निदानात्मक अनुसंधान और सेकेंड है क्रियात्मक अनुसंधान। ये दोनों अनुसंधान की चर्चा हम अपने पहले जो लेक्चर हुआ है हम लोगों का, जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग कर चुके हैं। आज तो मैं बस यहीं पर ये केवल बता देती हूँ कि इसके ये दो पक्ष होते हैं। अगला है आपका ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक जो अनुसंधान होता है, जो अनुसंधान ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित होते हैं, उन्हीं को हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का कार्य कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना ही नहीं होता है, बल्कि जब विभिन्न सामाजिक घटनाओं से प्राप्त तथ्यों की तुलना अतीत की घटनाओं से करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, तब हम इसे ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि जो पहले हो चुका है, जो अतीत में घटनाएं हो चुकी हैं, उसे संबंधित करते हुए वर्तमान जो घटनाएं हैं उनकी तुलना करके हम यहाँ पर चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, तब ऐसे अनुसंधान को ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे अगस्ट कॉम्ट का था बौद्धिक विकास की व्याख्या, उन्होंने क्या किस पे की है, इसी आधार पर की है ना, ऐतिहासिक अनुसंधान पर। स्पेंसर तथा वेस्टरमार्क ने जो सामाजिक उद्विकास के बारे में लिखा है, या वेस्टरमार्क की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये भी क्या है, ऐतिहासिक पद्धति पर ही आधारित है। कार्ल मार्क्स की जो उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की थी, वो भी ऐतिहासिक पद्धति पर ही आधारित है। सोरोकिन की जो अध्ययन था वो भी जो सांस्कृतिक समूहों का उन्होंने अध्ययन किया था, वो भी ऐतिहासिक पद्धति पर ही आधारित माना जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो भी अनुसंधान किया था, वो भी ऐतिहासिक पद्धति पर ही आधारित है। ऐतिहासिक जो पद्धति होती है, अनुसंधान होता है, ऐतिहासिक जो अनुसंधान का आधार जो होता है वो आगमन का सिद्धांत होता है। आगमन सिद्धांत एक ऐसा तरीका है जो अतीत के कुछ विशेष घटनाओं के आधार पर घटनाओं के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आप बाल अपराधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं और आपने वहाँ पाया कि जो जिस माहौल में बाल अपराधी रहते हैं, वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिससे वहाँ पर बच्चों में जो आपराधी प्रवृत्तियाँ हैं वो विकसित हो सकती हैं, और इसके कारण जो परिवार की जो लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होता है, इस तरह देख के बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता होती है वो अपराधी प्रवृत्तियों की तरफ विकसित होती है। अतः आप यहाँ ये सामान्यीकरण लागू कर सकते हैं, जो पारिवारिक विघटित होते हैं या विघटन के कगार पर होते हैं, ऐसे परिवारों में अधिकांशतः बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो इस तरह का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक जो अनुसंधान होता है उसमें अनेक तथ्यों और उपयोगी पुस्तकों और जो इतिहास से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनसे जो तथ्य संकलन करने के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की लिखित सामग्रियाँ हो सकती हैं, जैसे शिलालेख होते हैं, जैसे अशोक का शिलालेख है ना, प्राचीन पुस्तकों जो पांडुलिपियों में होती हैं, है ना, उसके अलावा जो पुरानी इमारतें हैं, उसके अलावा विवरण जो पुरानी इमारतों के विवरण दिए होंगे कि मुगल काल में हुआ था, कि कहाँ हुआ था, जो वास्तु होता है उनका वो भी यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं। जो पुराने सिक्कों का जो पुराने सिक्के पहले के टाइम पे चलाए गए थे, वहाँ से आप यहाँ पर चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा किसी समूह की जो अतीत में किसी समूह की सामाजिक और कला और राजकीय नीतियों आदि के रूप में भी आप चीज़ों को यानी कि नवीन ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी की डायरी हो सकती है, आत्मकथाएं होती हैं, व्यापारी समझौते हो सकते हैं, या कोई राज्य किसी अगर राज्य की जो है ना आपको पांडुलिपि मिल जाए उसे संबंधित, वहाँ पे आप चीज़ों को एकत्रित करके दे सकते हैं, तथ्य संकलन कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से, है ना, कि वहाँ की उस समय क्या थी चीज़ें और आज क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए हड़प्पा क्या आपको मिला था, जो चीज़ मिली थी वहाँ पर, तो वहाँ पे वहाँ का नगर कैसा था, वर्तमान समय का नगर कैसा है, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक है। और आज की वर्तमान समय में क्या चीज़ें हैं, इन दोनों की कल्पना हम कर सकते हैं, या उनकी तुलना करके हम एक निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि उसमें क्या अच्छी चीज़ें थी, आज हमारे यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं है, अगर उस तरह से लागू कर रही हैं तो ये भी यहाँ पर अच्छी हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर उपस्थित होती हैं। अगला है आपका तुलनात्मक अनुसंधान। जो तुलनात्मक अनुसंधान है इसको विशेष महत्व दिया था इमानुएल दुर्कheim ने, और इन्होंने पहले प्रस्तुत भी इन्होंने किया था।
तुलनात्मक शोध इस मान्यता पर आधारित होता है कि कोई भी सामाजिक जो घटना होती है स्वयं में पूर्ण या निरपेक्ष नहीं होती है। प्रत्येक घटना अथवा उसकी जो प्रकृति होती है उसमें तुलनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि विभिन्न घटनाओं अथवा सामाजिक तथ्यों को एक दूसरे से तुलना करके उनकी वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। जो तुलनात्मक शोध अध्ययन है वो अध्ययन का कह लीजिए कि ये रिसर्च का एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के बीच पाई जाने वाली समानताओं तथा असमानताओं की तुलना करके व्यवस्थित सामान्यीकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही इस तरह के शोध द्वारा तथ्यों की तुलना करके उसकी व्याख्या और विश्लेषण भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप चीज़ों को तुलना करते हैं, दो चीज़ों की दो घटनाओं की तुलना करके आप उसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था और आज के समय में क्या हुआ। तुलना तो दो चीज़ों का होता है, अतीत का भी हो सकता है, अतीत और वर्तमान का भी आप तुलना कर सकते हैं। तो जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उससे आप वास्तविक जो चीज़ें होते हैं उनको खोज के ला सकते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन का लेकर जिन्होंने उस समय का उद्विकास प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने उस उद्विकास को समाजशास्त्र पे लागू करके सामाजिक उद्विकास को समझा। तुलना करी ना कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे शिशु का विकास होता है धीरे धीरे, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लाके प्रस्तुत की कि जैसे शिशु का विकास होता है वैसे ही समाज का विकास होता है। तो तुलना कर रहे हैं। अगस्ट कॉम्ट का जो 3 स्तरों का नियम था, है ना, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो हम लोग पढ़ते हैं, वो भी क्या है, वो भी तो तुलनात्मक अध्ययन है कि पहले क्या था, फिर बीच में क्या हुआ, है ना, धर्मशास्त्रीय जो स्टेज थे उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो आया स्टेज, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लास्ट स्टेज में क्या हुआ। तो वहाँ की जो चीज़ें बताई हैं अगस्ट कॉम्ट ने, सामाजिक स्थितियाँ जो भी बताई हैं, उसके आधार पर आप यहाँ तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर ने जो अपना जो प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों पूंजीवाद की जो विशेषताएं बताई हैं कि कैसे जो धर्म है वो पूंजीवाद से कैसे लिंक करता है, तो इस आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया, क्योंकि उन्होंने कई समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत किया है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें थी और कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा जो फ्रीमैन हैं वो लिखते हैं कि तुलनात्मक शोध के द्वारा सामाजिक घटनाओं की विवेचना वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यानी कि पहले की जो अध्ययन किया गया है और अभी का जो अध्ययन किया गया है, अभी उसमें तुलना करके आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या इसमें कमी रह गई है, क्या इसमें चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, क्या और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करके आप क्या कर सकते हैं, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो चल रहा था सोशल रिसर्च डिज़ाइन जो चल रहा था, अनुसंधान प्ररचना, वहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, आज तक यहीं रखते हैं। तो जाने से पहले आप मेरे क्लास सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।